सफेद बालों वाला लड़का अचानक गन निकालता है और बिना रुके गोली चला देता है। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी नफरत और बदले की आग थी। गोली सीधे चेयरमैन काओ के चेस्ट में जाकर लगती है। करोड़ों की दौलत वाला चेयरमैन काओ वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। पूरे हॉल में केओस मच जाता है। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत गन निकालकर सफेद बालों वाले लड़के पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर गोलियों और खून से भर जाता है। मौत के करीब पहुंच चुका लड़का दर्द में हल्का सा हंसता है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज फेयर है। हर इंसान सिर्फ एक बार मरता है। वो मरते हुए काओसू को देखकर कहता है, तुमने पूरी जिंदगी किंग की तरह जी, लेकिन आखिर में एक नोबडी के हाथों मरे। खून उसके होंठों से बह रहा था। धुंधली होती नजरों के बीच उसे अपने पेरेंट्स याद आते हैं। कम से कम उनका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की जिद अब भी खत्म नहीं हुई थी। कांपते हुए हाथ को आसमान की तरफ बढ़ाते हुए वो आखिरी बार चिल्लाता है, मैं इस किस्मत को स्वीकार नहीं करता। अंधेरे और गहरी निराशा के बीच वो खुद को एक अंतहीन खाई में गिरते हुए महसूस करता है। उसकी आत्मा चिल्लाती है, मैं इस भाग्य को स्वीकार नहीं करूंगा। अचानक उसकी आंखें एक झटके के साथ खुलती हैं और उनकी पुतलियां एक बिल्ली की तरह चमक उठती हैं। वो पसीने से तरबतर होकर अपने बिस्तर पर उठ बैठता है। वो घबराया हुआ है और अपने सीने पर हाथ रखकर सोचता है, रुको, क्या काओजू के अंगरक्षकों ने मुझे मार नहीं दिया था? वो अपने चारों ओर देखता है और हैरान रह जाता है। ये उसका पुराना अपार्टमेंट है जहां वो अपनी पढ़ाई के दिनों में रहा करता था। उसे विश्वास नहीं होता कि वो अतीत में वापस आ गया है। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जहां एक समाचार चल रहा है। इमर्सिव वीआर एमएमओ कन्विक्शन का ओपन बीटा अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहा है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। कन्विक्शन के सर्वर अभी अभी खुले हैं। वो वास्तव में वापस आ गया है। उसका नाम नी यान है। वो मेज पर रखी एक पुरानी फोटो उठाता है जिसमें उसके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं। उसे याद आता है कि उस समय उसके माता पिता सीमा पर रणनीतिक धातुओं का व्यापार करते थे। सरकार ने उन्हें भारी मुनाफे पर खरीदा था, जिससे उनके परिवार ने बहुत संपत्ति अर्जित की थी। अब अपने दूसरे जीवन में नीयान के पास न केवल भविष्य का ज्ञान है, बल्कि अपने परिवार को बचाने और अपने दुश्मनों से बदला लेने का एक नया मौका भी है। वो इस खेल और अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार है। कहानी की शुरुआत एक सफल बिजनेस से होती है। एमसी के पिता ने एक स्मेलिंग कंपनी शुरू की थी, जिससे उनका परिवार रातों रात अमीर बन गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जब एमसी 25 साल का था, तब काओसू के सेंचुरी फाइनेंशियल ग्रुप ने उसके पिता के बिजनेस को निशाना बना लिया। जिन लोगों पर उसके पिता ने भरोसा किया था, वही लोग पैसे के लिए बिक गए। नतीजा विनाशकारी था। कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। दुख में टूटकर उसके पिता ने अपनी जान दे दी। कुछ ही समय बाद उसकी मां भी सदमे में गुजर गई। भारी बारिश के बीच एमसी अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने खड़ा अपने अतीत को याद कर रहा था। उसे पछतावा था कि दौलत ने उसे कमजोर और आलसी बना दिया। उसने अपनी जिंदगी बिना कोई बड़ा काम किए बर्बाद कर दी। आखिर में बदला लेने के लिए उसने एक सुइसाइड रन चुना, ताकि काओसू को अपने साथ खत्म कर सके। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दे दिया। इस बार उसने कसम खाई, मैं अब अपनी कोई भी चीज नहीं खोऊंगा। उसे याद आता है कि कन्विक्शन नाम का क्रॉस एरा होलोग्रामिक गेम भविष्य में पूरी दुनिया बदलने वाला है। यही वो जगह थी जहां से काओसू के फाइनेंशियल ग्रुप का असली राइज शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये गेम इंसानों की दूसरी दुनिया बन गया। अपने पिछले जीवन में एमसी इसी गेम में लेवल 180 प्लस का ग्रेट थीफ था। जब वो होश में आकर अपना फोन देखता है तो तारीख 25 जुलाई 2025 होती है। कन्विक्शन को खुले हुए सिर्फ 7 दिन हुए थे। अपने पिछले जीवन के एक्सपीरियंस और फ्यूचर नॉलेज के साथ एमसी आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, इस बार मैं सब बदल दूंगा। सफेद बालों वाला एमसी अपनी सुनहरी आंखों में एक नया लक्ष्य लेकर खड़ा है। उसे पता है कि अभी लीडर बोर्ड पर सबसे ऊंचा स्तर सिर्फ लेवल 5 है, और यही उसके लिए वापसी का सबसे सही मौका है। भविष्य की यादें सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास भविष्य की यादें हैं।
वो अपने कमरे में खड़ा सोचता है कि इस समय उसके पुराने जीवन में कुछ सेविंग्स जरूर होंगी। मेज पर पड़े बैंक कार्ड को देखकर उसे भरोसा होता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो एक एंट्री लेवल गेमिंग हेलमेट खरीद सकता है। दुश्मन क्रोध से कांपते हाथों ने काले कपड़े को कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बस इंतजार करो साउशू, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया है। लेकिन इस बार किस्मत बदल चुकी थी। सफेद बालों वाला एमसी अपने कमरे में खड़ा होकर दृढ़ आवाज में कहता है, इस बार मैं सब कुछ बदल दूंगा। हालांकि वो बाकी खिलाड़ियों से 7 दिन पीछे था, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। वो एक फ्यूचरिस्टिक गेमिंग हेलमेट उठाता है और खुद से वादा करता है कि वो हर प्रतिद्वंदी को हराकर कन्विक्शन के शिखर तक पहुंचेगा। डिजिटल दुनिया में प्रवेश जैसे ही उसने हेलमेट पहना, असली दुनिया धुंधली होने लगी। उसके सामने नीली डिजिटल ग्रिड फैल गई। स्क्रीन पर चमका, एंटरिंग कन्विक्शन। अब उसे अपना शुरुआती स्थान चुनना था। उसके सामने विशाल मैप था जो कई फैक्शंस में बटा हुआ था। राइटियस फैक्शन, विरिडियन और सैटर्न एम्पायरस। डार्क फैक्शन, अंधेरी शक्तियों का क्षेत्र। मर्सेंटाइल ट्राइब्स, व्यापार और पावर पर आधारित गुट। अनडेड ट्राइब्स, मृत और कर्स्ड सेनाएं। न्यूट्रल जोन्स, बिना किसी नियम के क्षेत्र, साम्राज्यों का परिचय। एमसी रणनीति बनाते हुए सबको समझता है। विरिडियन एम्पायर, एक ह्यूमन किंगडम जिसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स चलाती है। यहां स्किल्ड वॉरियर्स और मेजेस रहते हैं। सैट्रीन, ड्रॉव्स, ऑर्क्स और एल्व्स का ट्राइबल अलायंस जो ताकत और सर्वाइवल पर आधारित है। एक तरफ तानाशाहों द्वारा शासित राक्षसों और मरे हुए जीवों का डार्क फैक्शन था। दूसरी ओर शांति चाहने वालों के लिए न्यायप्रिय और तटस्थ विशालकाय जनजातियां जायंट ट्राइब्स थीं। सफेद बालों वाला नायक अपने पिछले जीवन को याद करता है, जहां उसने विरिडियन एम्पायर के गेल थीफ क्लास को चुना था। उसने वर्षों तक खून पसीना बहाकर इस क्लास की हर स्किल और क्वेस्ट में महारत हासिल की थी। अब पुनर्जन्म के बाद वो फिर से इसी क्लास को चुनता है ताकि वो अपने पुराने अनुभव का पूरा फायदा उठा सके। खेल में प्रवेश, निर्वाण फ्लेम। जैसे ही वो विरिडियन एम्पायर में जन्म लेने का फैसला करता है, सिस्टम उससे नाम पूछता है। वो अपना नाम निर्वाण फ्लेम रखता है। नामकरण सफल होते ही वो खेल की दुनिया में विरिडियन एम्पायर के कैलोर सिटी में प्रवेश करता है। जब वो अपनी सांख्यिकी देखता है तो वो पुरानी यादों में खो जाता है। क्लास थीफ, ताकत 6, चपलता 8, उपलब्ध अंक 5। पिछली बार मैंने अपनी शक्तियों को सही से नहीं बांटा था और बहुत समय बर्बाद किया था, लेकिन इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वो समझदारी से अपने 3 अंक ताकत में और 2 अंक चपलता में जोड़ता है। एक नए आत्मविश्वास के साथ निर्वाण फ्लेम अब अपनी किस्मत बदलने और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए तैयार है। कैलोर टेलीपोर्ट पॉइंट पर दुनिया का तेजी से बदलता हुआ हब दिखाई देता है, जहां से खिलाड़ी अलग अलग शहरों और गांवों में ट्रैवल करते हैं। भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस में एक लेवल 3 अर्केन मेज जोर जोर से कॉमन डैगर्स बेच रहा है। वो उन्हें टॉप टियर गियर बताकर नए खिलाड़ियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनकी कीमत 2 कॉपर कॉइन्स रखी गई है। भीड़ के बीच खड़ा एक लेवल 0 गेल थीफ, जिसका नाम नी यान जैसा लगता है, शांत होकर सब देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। उसे अपना पिछला जीवन याद है, जब वो इसी तरह के स्कैम्स का शिकार हुआ था। उसे साफ पता है कि वही डैगर्स लॉक टाउन में सिर्फ 1 कॉपर कॉइन में मिलते हैं। एक अनोखा सौदा आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक स्टेल्थ स्किल बुक पर पड़ती है, जिसे एक लेवल 3 साइलेंट पैलेडिन 6 कॉपर कॉइन्स में बेच रहा था। शुरुआती स्टेज पर थीव्स के लिए यह स्किल बेहद जरूरी थी, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नी यान सीधे उसके पास जाता है और एक अनयूजुअल डील रखता है। वो स्किल बुक फ्री में लेना चाहता है, बदले में वो एक ऐसा सीक्रेट देगा जिससे दिन में कई ऐसी बुक्स आसानी से मिल सकती हैं। राज का खुलासा। दुकानदार उसे गंभीरता से नहीं लेता और समझता है कि यह बस एक ब्लफ है, लेकिन नी यान कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ये बुक्स अक्सर लिंक टाउन के फॉलन शामन से ड्रॉप होती हैं। वो आगे बताता है कि शुरुआती गेम में स्टेल्थ स्किल ही सबसे पावरफुल एडवांटेज है। उसे ये भी याद है कि ट्रैक टाउन के पास वाइल्ड कैट जोन में एक हिडन चेस्ट छिपा है। उस चेस्ट की लूट
उसकी लेवलिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है। अपने पिछले जीवन के अनुभव के साथ नीयान जानता है कि बाकी खिलाड़ी अभी ब्लाइंड है, लेकिन वो पहले से ही एक स्टेप आगे है। अब ये सिर्फ गेम नहीं था, ये फ्यूचर कंट्रोल करने की रेस थी। एमसी, जिसे लोग फ्लाइंग स्टोन के नाम से जानते हैं, एक स्टॉल के सामने खड़े योद्धा को बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स 22,385, 21,338, 23,329 बताता है। वो योद्धा हैरान रह जाता है क्योंकि एक लेवल शून्य दिखने वाला खिलाड़ी इतनी हिडन इन्फॉर्मेशन कैसे जान सकता है। फ्लाइंग स्टोन उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो फॉलन शामन कैंप के पास जाता है तो वो दिन में दर्जनों बार एफिशिएंट फार्मिंग कर सकता है। योद्धा, जिसका नाम निर्वाणा फ्लेम है, इस जानकारी के बदले अपनी एक वैल्यूएबल मैजिक बुक देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, अगर मैं दिन में 3 बुक्स फार्म कर सकता हूं तो ये एक तुम्हारी हुई। सौदा तय हो जाता है। फ्लाइंग स्टोन उससे एक और प्रॉमिस लेता है कि अगर उसे वहां एक्स्ट्रा आउल्स इनसाइट स्किल मिले तो वो उसे मेल कर देगा। जैसे ही निर्वाणा फ्लेम वहां से जाता है, फ्लाइंग स्टोन उस स्किल बुक का यूज करता है। अचानक उसके चारों ओर एक डीप ब्लू और ब्लैक ऑरा फैल जाता है। उसे एक नई एबिलिटी मिलती है, स्टेल्थ। अब वो दुश्मनों की नजरों से कंप्लीटली हिडन रह सकता है। अपनी नई पावर देखकर वो हल्की सी मुस्कान देता है। अब जब मेरे पास स्टेल्थ है तो उस हिडन चेस्ट को खोलने का टाइम आ गया है। ट्रैक टाउन की भीड़ के बीच फ्लाइंग स्टोन अपने अगले बड़े मूव की ओर बढ़ जाता है। शहर की भीड़भाड़ के बीच एमसी अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वो अपनी स्टेल्थ, गुप्त रहने की कला को सक्रिय करता है, जिससे वो दुश्मनों की नजरों से ओझल हो जाता है। ये शक्ति उसे छिपने में मदद करती है, लेकिन उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि ताकतवर दुश्मन उसे अब भी देख सकते हैं। अपनी असाधारण गति और चपलता का उपयोग करते हुए एमसी बिजली की रफ्तार से शहर की सीमाओं को पार कर जंगली इलाके की ओर बढ़ता है। उसका लक्ष्य एक बेहद खतरनाक इलाका है, जिसे वाइल्ड कैट जोन कहा जाता है। जंगल का खतरा और गुप्त खजाना। जंगल के भीतर कदम रखते ही उसका सामना अजीबोगरीब एक आंख वाली बिल्लियों से होता है, जिनका स्तर 2 से 5 के बीच है। ये बिल्लियां एक चमकदार चांदी के संदूक की रखवाली कर रही हैं। एमसी जानता है कि इस दुनिया में खजानों की एक श्रेणी होती है, कॉमन, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड, गहरा सोना। वो अपने मन में सोचता है कि खजाना जितना ऊंचा होगा, उसमें से निकलने वाला सामान उतना ही कीमती होगा। साथ ही उसे यह भी पता है कि एक बार लूट लेने के बाद यह संदूक गायब हो जाएगा। अब उसे अपनी गुप्त शक्तियों का सही तालमेल बिठाकर उन खतरनाक बिल्लियों से बचते हुए उस चांदी के संदूक तक पहुंचना है। जंगल की गहराइयों में एक रहस्य छिपा था। एक युवा योद्धा, जिसका स्तर अभी शून्य था, एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था। वो जानता था कि वो जिस वाइल्ड कैट जोन में जा रहा है, वो 5 लेवल का इलाका है। सामान्य तौर पर एक नए खिलाड़ी के लिए यहां आना आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन उसे पता था कि इस स्तर पर मरने से उसका कोई एक्सपी कम नहीं होगा। चुनौती की शुरुआत उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर टिके चमकते हुए सिल्वर चेस्ट पर थी। उसे याद आया कि इस संदूक की लूट तय है। जैसे ही कोई इसे खोलेगा, यह गायब हो जाएगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपनी विशेष शक्ति स्टेल्थ को सक्रिय किया। समय के विरुद्ध दौड़ उसकी ये शक्ति केवल 2 मिनट के लिए थी। उसे जंगली बिल्लियों की नजरों से बचते हुए तेजी से संदूक तक पहुंचना था। हवा की गति से आगे बढ़ते हुए वो पेड़ों के बीच से गुजरा। रास्ते में लाल आंखों वाली खतरनाक बिल्लियां पहरा दे रही थीं। वो जानता था कि अगर वो उनके बहुत करीब गया तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अंतिम प्रहार जैसे ही वो संदूक के पास पहुंचा, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। समय तेजी से बीत रहा था और जंगली बिल्लियां उसे घेरने ही वाली थीं। बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए वो संदूक की ओर झपटा, ताकि समय समाप्त होने से पहले वो उस कीमती लूट को हासिल कर सके। घने और खतरनाक जंगल के बीचों बीच सफेद बालों वाला एक युवा योद्धा एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर छिपा हुआ था। नीचे जंगली जानवर घूम रहे थे, लेकिन उसकी पूरी नजर सामने रखे एक प्राचीन संदूक पर थी। योद्धा ने संदूक खोलने की प्रक्रिया शुरू की। स्क्रीन पर ओपनिंग चेस्ट का मैसेज चमक रहा था। उसे पता था कि यह बहुत जोखिम भरा काम है। उसने खुद को शांत रखते हुए मन में कहा, शांत रहो, मेरा स्टेल्थ किसी भी पल टूट सकता है। पेड़ के नीचे खतरनाक भेड़िए घूम रहे थे, जो थोड़ी सी भी आहट पर हमला कर सकते थे। ठीक 27 सेकंड की तनाव भरी प्रतीक्षा के बाद
संदूक का ताला खुल गया। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से एक नीली चमक वाली जादुई किताब निकली। योद्धा के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई और उसने कहा, मिल गया। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि स्किल बुक वाइटल स्ट्राइक थी। ये उसे दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर 150% ज्यादा वार करने की शक्ति देती थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरा परफेक्ट लेवलिंग यहीं से शुरू होता है। इस नई शक्ति के साथ वो योद्धा इस रहस्यमयी दुनिया में आगे बढ़ने लगा। गेम कन्विक्शन में एमसी एक ऐसी योजना पर काम कर रहा था जिसे बाकी खिलाड़ी पागलपन मानते। जहां दूसरे खिलाड़ी धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ते थे, वो शुरुआती ग्राइंड को तेज करने का तरीका ढूंढ रहा था। एक चमकती हुई स्किल बुक के साथ उसने सफलतापूर्वक वाइटल स्ट्राइक सीखा, जो एक टॉप टीयर थिफ स्किल थी। और हैरानी की बात यह थी कि यह लेवल 0 पर ही मिल गई थी। लेकिन असली काम अभी बाकी था। वो घने जंगल में एक बड़े पेड़ की शाखा पर था। नीचे लाल आंखों वाले भेड़िया जैसे मॉन्स्टर घूम रहे थे। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्टेल्थ इफेक्ट हैज एंडेड। मॉन्स्टर ने ऊपर देखा और दांत दिखाते हुए उसे देख लिया। लेकिन एमसी घबराया नहीं। वो सीधे नीचे उनकी तरफ गिरा और हल्के अंदाज में बोला, यो, सब कैसे हो? गिरते हुए उसने मजाक में कहा, मेरे लिए चेस संभालने के लिए धन्यवाद। मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यही उसका प्लान था। कन्विक्शन की दुनिया में मरने पर एक्सपी और सामान गिरते हैं, लेकिन उसके पास लेवल 0 पर कोई खास चीज नहीं थी, इसलिए खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसका शरीर डिजिटल पिक्सल्स में टूट गया, सिस्टम ने कंफर्म किया, यू हैव डाइड। यू ड्रॉप्ड स्टार्टर ग्लव्स। टेलीपोर्टिंग टू द नियरेस्ट टाउन। कुछ ही पल में वो शहर के अंदर सुरक्षित रीस्पॉन हो गया। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने हल्की सांस छोड़ी और कहा, सबसे बढ़िया चीज है फ्री टेलीपोर्ट होम। कहानी तब शुरू होती है जब एमसी मुस्कुराते हुए अपनी लेवलिंग प्लान फेज 2 की घोषणा करता है। वो एक व्यस्त शहर की ओर देखता है, जहां उसे अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। वो जानता है कि अगले चरण के लिए उसे 20 तांबे के सिक्कों की जरूरत है, लेकिन नए अकाउंट में केवल 10 सिक्के ही मिलते हैं। पैसे कमाने के लिए एमसी अपनी याददाश्त का सहारा लेता है और एक हिडन एनपीसी क्वेस्ट की तलाश में निकल पड़ता है। सबसे पहले वो हंटर क्लॉस के पास जाता है और 20 सिल्वर ग्रे जायंट रैट स्कल्स इकट्ठा करने का मिशन स्वीकार करता है। इसके बाद वो फार्मर एंदे से मिलता है और 50 सिल्वर ग्रे जायंट रैट्स को मारने का काम लेता है। असली खेल तब शुरू होता है जब वो अपोथिकेरी और के पास पहुंचता है। और ने सुना था कि एमसी पहले ही क्लॉस और एंदे की मदद करना स्वीकार कर चुका है, इसलिए वो उसे पोषण इंग्रेडिएंट्स लाने का काम देता है। यहीं एमसी अपनी चालाकी दिखाते हुए बताता है कि और का यह मिशन केवल तभी मिलता है जब खिलाड़ी पहले दोनों मिशन स्वीकार कर चुका हो। यह एक सीक्रेट मैकेनिक था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एमसी आत्मविश्वास के साथ इस हिडन क्वेस्ट को स्वीकार करता है, जिसमें उसे 21 सिल्वर ग्रे जायंट रैट टेल्स लानी है। अपने इरादों को पक्का करने के बाद एमसी मैदान की ओर बढ़ता है। घास के बीच विशाल चूहों के पदचिन्ह और उनकी लंबी पूंछ दिखाई देने लगती है। अब उसे सिर्फ एक ही तरह के दुश्मन को मारकर 3 अलग-अलग मिशन पूरे करने थे, ताकि कम मेहनत में सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। एक शांत और धुंधले घास के मैदान में एक भयानक जीव घात लगाकर बैठा था। यह कोई साधारण चूहा नहीं था, बल्कि एक सिल्वर ग्रे जायंट रैट था, जिसकी आंखों से नारंगी चमक निकल रही थी। जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, सिस्टम ने उसकी जानकारी दिखाई। लेवल 1, एचपी 53/53। बिना एक पल गवाए एमसी हवा में छलांग लगाता है और अपनी खंजर से घातक वार करता है, जिसे वाइटल स्ट्राइक कहा जाता है। उसका वार इतना सटीक था कि चूहे के सिर पर गहरा घाव हो गया और उसे -21 और -32 का भारी नुकसान पहुंचा। एक ही प्रहार में वो विशाल चूहा ढेर हो गया। चूहे के मरते ही एमसी को कुछ लूट मिला, एक सिल्वर ग्रे जायंट रैट स्कल, एक सिल्वर ग्रे जायंट रैट टेल। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और एमसी बोल उठा, वो अ गियर ड्रॉप ऑलरेडी। उसे टफ लेदर लेगिंग्स मिले, जो एक कॉमन क्वालिटी गियर था। एमसी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि अगर वो इसे ऑक्शन हाउस में बेचेगा
तो उसे कम से कम 7 कॉपर मिल जाएंगे। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। घास की सरसराहट अचानक तेज हो गई। एक नहीं, बल्कि कई विशाल चूहों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी लाल आंखें भूख से चमक रही थीं। एमसी के चेहरे पर डर नहीं था। उसने अपनी गति बढ़ाई और लगातार कई वाइटल स्ट्राइक्स किए। चारों तरफ खून के छींटे फैल गए और उसकी तलवार की चमक पूरे मैदान में फैल गई। वो अकेला ही उन सभी राक्षसी चूहों पर भारी पड़ रहा था। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एमसी एक शांत गांव में पहुंचता है। वहां उसे अपनी पिछली खोजों की सफलता का संदेश मिलता है। उसने हंटर क्लॉस, किसान एंडे और दवा विक्रेता ओर के लिए काम पूरा कर लिया था। इनाम के रूप में उसे 34 तांबे के सिक्के और 3 छोटी हेल्थ पोटन्स मिलती हैं। एमसी गुप्त खोज के इन शानदार पुरस्कारों को देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने पास मौजूद मजबूत चमड़े के लेगिंग को नीलामी के लिए रख देता है और अपनी अगली मंजिल हथियारों की दुकान की ओर बढ़ता है। गांव की हथियारों की दुकान पर पहुंचने पर दुकानदार उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। एमसी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इस क्षेत्र में उससे बेहतर हथियार कहीं नहीं मिलते। एमसी अपनी जरूरतें बताता है। उसे एक ऐसी क्रॉसबो चाहिए जिसके लिए लेवल 0 की आवश्यकता हो। उसका हमला +3 या उससे अधिक होना चाहिए। उसकी मारक क्षमता कम से कम 12 होनी चाहिए। कीमत 40 तांबे के सिक्कों से कम होनी चाहिए। दुकानदार मुस्कुराते हुए अपनी सबसे बेहतरीन रचना रैपिड फायर हैंड क्रॉसबो दिखाता है। इसमें ट्रिपल शॉट प्रभाव है जो मारक क्षमता को 15 तक बढ़ा देता है। इसका हमला +5 है और रेंज 30 गज है। सबसे खास बात, इसकी कीमत मात्र 35 तांबे के सिक्के हैं। दुकानदार गर्व से पूछता है, साहसी यात्री, क्या ये तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है? वो अपनी मेहनत की कमाई के 44 तांबे के सिक्के काउंटर पर रखता है और दुकानदार से एक रैपिड फायर हैंड क्रॉसबो और कच्चे लोहे के तीरों के 9 बंडल खरीदता है। सौदा पक्का होने के बाद दुकानदार उसे मुस्कुराते हुए विदा करता है और उसकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। एमसी शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों से तेजी से गुजरता है। उसका अगला लक्ष्य बहुत खतरनाक है, बाइसन जोन। कन्विक्शन की दुनिया के अपने कड़े नियम हैं। यहां हर 5 लेवल पर ताकत का एक बड़ा अंतर आ जाता है। जिस बिसन का वो शिकार करने जा रहा है वे लेवल 8 के जीव हैं। सामान्य तौर पर रैंक 1 वाला खिलाड़ी भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन असली खतरा तो बाइसन चीफ्टन है, जो एक दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली एलीट जीव है। इसकी लाल चमकती आंखें और विशाल सींग किसी भी योद्धा के मन में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। इतने बड़े खतरे के बावजूद एमसी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वो खुद से कहता है, भविष्य के अपने ज्ञान के साथ मैं लेवल के इस बड़े अंतर को खत्म कर सकता हूं, भले ही मैं अभी लेवल 0 पर ही क्यों ना हूं। वो वाइल्ड बिसन जोन के पास पहुंचता है, जहां दूर दूर तक घास के मैदानों में बाइसन घूम रहे हैं। अंत में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंची चट्टान से छलांग लगाता है। उसका लक्ष्य साफ है, अपनी रणनीति और क्रॉसबो के दम पर इस असंभव दिखने वाले शिकार को हकीकत में बदलना। एमसी एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा था। वो अपने लक्ष्य को खोजने के लिए कुछ खास कोऑर्डिनेट्स 567, 528, 192 दोहरा रहा था। उसने चारों ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, अगर मुझे सही याद है तो यही वो जगह है। जैसे ही उसने नीचे घास के मैदानों में झांका, उसे अपना शिकार मिल गया। वो बोला, मिल गया, इस इलाके का बॉस, बाइसन चीफ्टन। नीचे एक विशाल और डरावना जीव खड़ा था, जो लेवल 8 का था और जिसकी एचपी 300/300 थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। एमसी ने अपनी स्थिति जांची और मुस्कुराया। एंगल बिल्कुल सही है और दूरी भी मेरी रेंज में है। उसने अपना रैपिड फायर हैंड क्रॉसबो निकाला, जिसकी फायर रेट और ट्रिपल शॉट इफेक्ट उसे जीत दिलाने के लिए काफी था। उसने हमला शुरू किया और तीर हवा को चीरते हुए नीचे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही तीर बाइसन चीफ्टन को लगे, एमसी को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। ज्यादातर तीर मिस हो रहे थे और जो तीर निशाने पर लग रहे थे वे केवल एक डैमेज पहुंचा रहे थे। उसने धीरे से कहा, लेवल का अंतर बहुत ज्यादा है।
एक हिट से सिर्फ एक डैमेज हो रहा है। पर एमसी ने हार नहीं मानी। उसने अपने क्रॉसबो को फिर से लोड किया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने साथ 9,000 तीर लाया हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे मार मार कर ढेर कर दूंगा। तीरों की बौछार जारी रही और धीरे धीरे बाइसन चीफ्टेन की ताकत कम होने लगी। उसकी एचपी घटकर 298/300 रह गई। अपनी शक्ति घटती देख और तीरों से घायल होकर बाइसन चीफ्टन को पहाड़ों के बीच एक डेंजरस बैटल चल रही थी। एक जायंट मॉन्स्टर जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं, तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। उसके सामने एक फियरलेस आर्चर खड़ा था, जिसने अपनी क्रॉस बो सीधा मॉन्स्टर के फेस पर एम कर दी। बैटल शुरू होते ही हवा तीरों की आवाज से गूंज उठी। झिप, जिप, जिप। आर्चर लगातार एरोज चला रहा था। आसमान से तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन मॉन्स्टर की बॉडी इतनी हार्ड थी कि ज्यादातर अटैक्स या तो मिस हो रहे थे या सिर्फ एक डैमेज दे पा रहे थे। आर्चर के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी। उसने हैरानी में सोचा, मैं लगभग 4,000 एरोज चला चुका हूं, फिर भी ये मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे है? उसके एरोज भी तेजी से खत्म हो रहे थे। नंबर्स लगातार नीचे गिर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी खड़ा था और गुस्से में लगातार हमला कर रहा था। उसकी हेल्थ भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तभी मॉन्स्टर ने अपनी पूरी ताकत के साथ फाइनल अटैक किया। उसकी जोरदार रोअर से पूरा इलाका कांप उठा। एक यंग वॉरियर ने अपनी स्मार्टनेस और करेज से एक जायंट बाइसन चीफ्टन को चट्टानों के बीच फंसा दिया। मॉन्स्टर निकल ही नहीं पाया और आखिरकार वॉरियर ने उसे खत्म कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर जमीन पर गिरा, वॉरियर के सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन दिखाई दी। उसे 8,290 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे और वह सीधे लेवल 2 पर पहुंच गया। फाइट खत्म होने के बाद वॉरियर ने अपना लूट चेक किया। अचानक उसकी नजर आग की चमक के बीच पड़े एक रेयर वेपन पर गई, ब्रॉन्ज डैगर। कन्विक्शन की दुनिया में गियर की रेयरिटी बहुत मायने रखती थी। कॉमन गियर तो हर जगह मिल जाता था, लेकिन रेयर वेपन मिलना हजारों में एक बार होता था। इसे एक डैगर की कीमत ही कम से कम 3 सिल्वर कॉइन्स थी। तभी वॉरियर के पास फ्लाइंग स्टोन नाम के प्लेयर का कॉल आया। स्क्रीन पर एक एक्साइटेड लड़का दिखाई दिया। वह खुशी से बोला कि वॉरियर द्वारा बताए गए हिडन लोकेशन पर उसे अमेजिंग स्टेल्थ बुक्स मिल गई हैं। उन बुक्स की वजह से उसकी लेवलिंग स्पीड सीधे 50% बढ़ गई थी। फ्लाइंग स्टोन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये लेवल 0 वॉरियर को इतने सीक्रेट लोकेशंस और पावरफुल आइटम्स के बारे में पहले से कैसे पता है? अपना पुराना पावरफुल अकाउंट डिलीट कर दिया था। उसकी बातें सुनकर एक यंग प्लेयर उसे कोई बड़ा रैंकर समझने लगता है और उसे रिस्पेक्ट से बॉस बुलाता है। यंग प्लेयर परेशान होकर बताता है कि उसकी टीम लगातार फॉलन शमन कैंप में हार रही है। हर डिफीट के साथ उनका वैल्यूएबल आइटम्स और ईएक्सपी दोनों खत्म हो रहे थे। वॉरियर शांत होकर कहता है कि उसके पास उस कैंप को क्लियर करने की पूरी गाइड है, लेकिन उसकी प्राइस होगी 2 सिल्वर कॉइन्स। ये सुनते ही यंग प्लेयर की आंखों में उम्मीद आ जाती है और वह तुरंत अपने कैप्टन को मनाने के लिए भाग जाता है। अकेला होने के बाद वॉरियर एक चट्टान पर खड़ा होकर अपनी नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचता है। उसे अपने पास मौजूद मिस्टीरियस डैगर की आइडेंटिटी चेक करवानी थी, इसीलिए वह सीधे ट्रैक टाउन की तरफ निकल पड़ता है। टाउन पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एक ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस अप्रेजर से होती है। वॉरियर उसके सामने डैगर रखते हुए कहता है, इसकी आइडेंटिटी चेक करो। वुमन हल्की स्माइल के साथ डैगर उठाती है और कहती है, आइडेंटिफाई फी 10 कॉपर कॉइन्स होगी। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? यह सुनकर वॉरियर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसे कन्विक्शन गेम का रूल याद आता है, आइडेंटिफाई फी हमेशा आइटम की रिसाइकल वैल्यू का सिर्फ 5% होती है। इसका मतलब साफ था, यह डैगर दिखने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल था। वॉरियर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी हथेली में कॉइन्स निकालता है और तुरंत कहता है, आइडेंटिफाई करो। अगले ही पल उसके 10 कॉपर कॉइन्स गायब हो जाते हैं। अब बस एक ही चीज बाकी थी, आखिर यह मिस्टीरियस डैगर कितनी पावर देने वाला था? जैसे ही वॉरियर ने फी पे की, एप्राइजर ने अपनी मैजिक पावर्स एक्टिवेट कर दी। डैगर हवा में उठ गया और गोल्डन लाइट की फ्लेम से घिर गया। धीरे धीरे उसका ट्रू फॉर्म रिवील होने लगा। खंजर की जानकारी, स्टैट्स रिवील। आइडेंटिफाई पूरा होते ही डैगर की डिटेल सामने आ गई। नेम, हॉर्न्ड डैगर। क्वालिटी, ब्रॉन्ज लेवल रिक्वायरमेंट 0। स्टैट्स, अटैक +18, स्ट्रेंथ +5, वेट 1 पाउंड। एक असली पावर वेपन। वॉरियर ने जब इसे अपने हाथ में लिया तो वह खुद भी शॉक हो गया। उसने महसूस किया कि इसका अटैक पावर नॉर्मल डैगर से लगभग 10 टाइम्स ज्यादा था। एक बिगिनर प्लेयर के लिए यह वेपन किसी गिफ्ट से कम नहीं था। अब उसके पास एक ऐसा वेपन था जो शुरुआती लेवल पर ही ह्यूज एडवांटेज दे सकता था।
वॉरियर ने अपने नए थीफ एवेटार के साथ इस दुनिया में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया। अब वह इस गेम वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए रेडी था। एमसी के पास पहले से ही बेहतरीन हथियार, सटीक वॉर, वाइटल स्ट्राइक और छिपने की कला, स्टेल्थ जैसी क्षमताएं थीं। वह जानता था कि लंबी लड़ाइयों में टिके रहने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट जरूरी है। आम खिलाड़ी इसके लिए एल्केमी और बैंडेजिंग पर निर्भर रहते हैं, जबकि पोशंस तेज असर करते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं। गोल्ड की कोई कमी न होने के कारण एमसी ने दोनों बंडेजिंग और जादुई पोटियंस को अपनाने का फैसला किया। वह एपोथेकरी में जाता है और वहां से 2 अंडरवाटर ब्रीदिंग पोटियंस खरीदता है। साथ ही अपनी बैंडेजिंग स्किल को और मजबूत करने की तैयारी करता है। उसका अगला लक्ष्य लेक रैंडो है। लेक रैंडो पहुंचते ही वह देखता है कि पूरे क्षेत्र में लड़ाई छिड़ी हुई है। दूसरे खिलाड़ी राक्षसों से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में दूसरों के शिकार को चुराना टकराव को जन्म दे सकता है। इसलिए एमसी बेहद सतर्क रहते हुए स्टील्थ के साथ आगे बढ़ता है। झील के किनारे फिशमैन विलेज पड़ता है, जो खतरनाक दुश्मनों से भरा हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए भी कई खिलाड़ी रेड टीम बनाते हैं। एमसी समझ जाता है कि सीधा मुकाबला असंभव है, स्टील्थ ही उसका एकमात्र रास्ता है। तभी अचानक एक जॉन अनाउंसमेंट गूंजती है, विक्टोरियस रिटर्न गिल्ड ने इस इलाके को कब्जे में ले लिया है। सभी बाहरी खिलाड़ी 3 मिनट के भीतर क्षेत्र छोड़ दें। एमसी रुक जाता है। विक्टोरियस रिटर्न नाम सुनते ही उसकी यादें जाग उठती हैं। यही गिल्ड पहले उसके पिछले जीवन में उसे महीनों तक परेशान कर चुकी थी और अकेले खिलाड़ियों को निशाना बनाती थी। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। अब हिसाब बराबर होगा, एक एक करके। वह फिर से स्टेल्थ का उपयोग कर समुद्री राक्षसों के बीच आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसकी अदृश्यता टूट जाती है। अगले ही पल एक आग का गोला उस पर आता है। फायरबॉल धमाका होता है और एमसी को -23 डैमेज मिलता है। सिस्टम संदेश आता है, पर्पल ब्लेज ने हमला किया है। सेल्फ डिफेंस मोड सक्रिय। आग की लपटों के बीच से पर्पल ब्लेज सामने आता है, एक लेवल 3 एलिमेंटलिस्ट, जो घमंड से कहता है, यह जगह आम खिलाड़ियों के लिए नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो दफा हो जाओ। एमसी शांत रहता है। जवाब देने के बजाय वह आगे बढ़ता है। पर्पल ब्लेज के साथी उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह अकेला क्या कर लेगा। एमसी जानता है कि जादूगर के खिलाफ जीतने का एक ही तरीका है, दूरी खत्म करो और तुरंत वार करो। जैसे ही पर्पल ब्लेज पायरोब्लास्ट कास्ट करता है, एमसी बिजली जैसी गति से उसके पास पहुंचता है और तलवार से वार करता है। -23 डैमेज। पर्पल ब्लेज बौखला जाता है। तुम मरना चाहते हो। यहां विक्टोरियस रिटर्न का कब्जा है। वह अपना बचाव कौशल रिंग ऑफ फायर सक्रिय करता है। आग की लहर एमसी को घेर लेती है और उसे -39 डैमेज होता है, लेकिन एमसी नहीं रुकता। पर्पल ब्लेज चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। मरो! भीषण धमाका होता है। धूल और आग चारों ओर फैल जाती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि एमसी खत्म हो चुका है। वह सोचता है उसकी एचपी शायद अब 20 से भी कम होगी, लेकिन धुएं के बीच से एमसी बाहर निकल आता है। अब पर्पल ब्लेज खुद घबरा जाता है। उसकी एचपी भी तेजी से गिर रही होती है। वह बौखलाकर दूसरा फायरबॉल फेंकता है, लेकिन तभी एमसी अपनी मुट्ठी कसता है। एक तेज चमक के साथ एमसी पीछे से वाइटल स्ट्राइक करता है, सीधा, सटीक, घातक। पर्पल ब्लेज खून की उल्टियां करते हुए पीछे मुड़ता है। कैसे? तुम एक मामूली लेवल 2 चोर होकर मेरे फायरबॉल से कैसे बच गए? तभी उसे अचानक एहसास होता है, इंस्टेंट रिकवरी पोटियन। एमसी के चेहरे पर एक शांत, रहस्यमयी मुस्कान है। उसे पहले से पता था कि लड़ाई का अंत कहां लिखा है। एमसी जैसे ही गिरे हुए दुश्मन के पास पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़े एक साधारण लेकिन कीमती हथियार पर गई। लेवल 0 ब्रोंज स्टाफ। लेवल 0 ब्रोंज स्टाफ। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इसकी कीमत कम से कम 10 कॉपर तो होगी। एक गरीब खिलाड़ी के लिए यह छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अभी रुककर सामान समेटने का समय नहीं था। उसे पता था कि विक्टोरियस रिटर्न के लोग किसी भी पल यहां पहुंच सकते हैं, और ठीक उसी समय झील की दिशा से भारी शोर सुनाई दिया। पर्पल ब्लेज हार चुका है। दुश्मनों की चीख हवा में गूंज उठी। कई योद्धा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे हर दिशा से उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एमसी पहले ही दौड़ चुका था। उसके कदम बिजली की तरह तेज थे। वह पेड़ों और पत्थरों के बीच से निकलता हुआ लगातार दूरी बना रहा था, मगर पीछे पड़े खिलाड़ी भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। तभी पीछा कर रहे योद्धाओं में से एक अचानक हवा में उछला। उसने अपनी विशाल तलवार दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से नीचे वार किया। सपने देखना छोड़ दो। तलवार जमीन से टकराई और एक भयानक धमाका हुआ। चारों ओर धूल और तेज रोशनी फैल गई। आसपास की मिट्टी तक फट गई थी।
हमलावर के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि इस बार एमसी बच नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। धूल के पीछे एमसी सुरक्षित खड़ा था। वह हमले की गति से भी तेज निकला। दुश्मन अभी समझ ही रहे थे कि हुआ क्या है, तभी एमसी ने अपनी असली चाल चल दी। वह हवा में उछला और अपनी इन्वेंट्री से एक अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन निकाल लिया। पोशन की नीली चमक उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नजर सीधे सामने फैली विशाल झील पर थी। बाकी खिलाड़ी तभी समझ पाए वह लड़ाई जीतने नहीं, गायब होने वाला था। एक ऊंची चट्टान के किनारे भयंकर युद्ध चल रहा था। एक निडर योद्धा अपनी जलती हुई तलवार से फ्लेम स्लैश का हमला करता है, जबकि एक महिला योद्धा अपनी ढाल से उसका बचाव करने की कोशिश करती है। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। जैसे ही दुश्मन उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं, एमसी पीछे हटने के बजाय एक खतरनाक फैसला लेता है। दुश्मन चिल्लाते हैं, "हे इज डाइविंग!" और अगले ही पल एमसी सीधे चट्टान से नीचे छलांग लगा देता है। वह हवा में कलाबाजी खाते हुए तेजी से नीचे गिरता है और अंत में गहरे नीले पानी में समा जाता है। किनारे पर खड़े दुश्मन गुस्से और बेबसी से उसे देखते रह जाते हैं। उनके पास अंडर वाटर ब्रीदिंग पोटियंस नहीं थे, इसलिए वे पानी के अंदर उसका पीछा नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि पर्पल ब्लेज के रिस्पॉन होने का इंतजार करेंगे, ताकि उस चोर की आईडी पता चल सके। अपनी चतुराई और तेज सोच की वजह से एमसी एक बार फिर दुश्मनों के हाथ से बच निकलता है। एमसी गहरे समुद्र के नीचे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पीछे से निर्वाणा फ्लेम की धमकी उसके दिमाग में गूंज रही थी कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। विक्टोरियस रिटर्न गूंज से पीछा छुड़ाने के बाद एमसी समुद्र की तलहटी में एक पुराने चेस्ट की तलाश शुरू करता है। चट्टानों के बीच खोजते हुए आखिरकार उसे वह छिपा हुआ चेस्ट मिल जाता है। उस चेस्ट के अंदर से उसे एक खास आइटम मिलता है, फिशमैन्स वाटर रिपेलिंग पर्ल। यह जादुई मोती उसे 30 मिनट तक पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति देता है। एमसी समझ जाता है कि यह कोई बेहद रेयर आइटम नहीं है, लेकिन अभी उसकी जान बचाने के लिए यही सबसे जरूरी चीज है। लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक सुनहरे ट्राइडेंट्स उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि वह गलती से फिशमैन डेन में घुस आया है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि पानी के अंदर इन खतरनाक फिशमैन वॉरियर्स से लड़ना लगभग आत्महत्या है। ऊपर और आसपास नीले शरीर और चमकती आंखों वाले फिशमैन उसे घेरने के लिए तैयार खड़े थे। अब उसके पास बच निकलने के लिए बहुत कम समय था। फिशमैन ट्राइब विलेज में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धूल और आग के गुब्बार के बीच एक विशाल और भयानक समुद्री जीव तबाही मचा रहा था। वह अपनी पूंछ के एक ही वार से सब कुछ तहस नहस कर रहा था। इसी दौरान एमसी पानी की गहराई में सेंट्रल लेक आइलैंड की तलाश कर रहा था। उसने अपनी चालाकी से दुश्मनों का ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया था, जिससे उसका रास्ता साफ हो गया। जैसे ही एमसी पानी की सतह पर आया और ताजी हवा में सांस ली, उसकी नजर किनारे पर पड़ी। वहां कुछ मकड़ी जैसे राक्षस एक लड़की का पीछा कर रहे थे। उसे देखते ही एमसी के कदम रुक गए। याओ 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 कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एमसी की पुरानी टीम की होली मैच थी। एमसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह उससे इतनी जल्दी फिर मिल जाएगा। उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। रात के समय आग के पास बैठना, साथ में लड़ाइयां लड़ना और अनगिनत मुश्किलों से गुजरना। एमसी हल्का सा मुस्कुराया। लगता है किस्मत हमें फिर से मिलाना चाहती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, याओ याओ को बचाना। समुद्र की लहरों के बीच एक रहस्यमयी हलचल शुरू हुई। याओ पानी में घिरी हुई थी। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक अजनबी पर पड़ी। उसने चौंकते हुए पूछा, वहां कौन है? एमसी मन ही मन सोच रहा था कि 3 खतरनाक समुद्री मॉब्स उसका पीछा कर रहे हैं और अगर उन्होंने हमला किया तो स्थिति बिगड़ सकती है। तभी अचानक एमसी हवा में उछला और एक हाथ में खंजर लिए तेजी से नीचे की ओर झपटा। उसने पूरी ताकत के साथ वाइटल स्ट्राइक किया। उसका वार इतना सटीक और शक्तिशाली था कि बिजली जैसी चमक के साथ दुश्मन पर हमला हुआ। याओ याओ ने भी तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और चिल्लाई, होली जजमेंट। एक सुनहरी रोशनी ने उस विशाल मकड़ी जैसे समुद्री जीव को जकड़ लिया। दोनों ने मिलकर उन राक्षसों का सफाया कर दिया जो कुछ ही पल बाद पानी में बेजान तैर रहे थे। खतरा खत्म होने के बाद दोनों किनारे पर मिले। याओ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक्स। एमसी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा नाम निर्वाणा फ्लेम है। याओ कुछ पल तक उसे हैरानी से देखती रही और धीरे से उसका नाम दोहराया, निर्वाणा फ्लेम। ऐसा लग रहा था जैसे यह मुलाकात किसी बड़े रोमांच की सिर्फ शुरुआत थी। एमसी और याओ याओ ने एक दूसरे को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया।
बातचीत के दौरान एमसी ने पूछा कि वह इस द्वीप पर क्या कर रही है। याओ याओ ने बताया कि वह वाटर स्पाइडर का शिकार कर रही है ताकि वाटर सैक्स इकट्ठा कर सके। एमसी ने जवाब दिया कि वह भी इसी काम के लिए आया है, लेकिन उसे फाइन सिल्क चाहिए था। दोनों ने मिलकर पार्टी बनाने पार्टी अप का फैसला किया। कृतज्ञता में याओ याओ ने एमसी को 12 फाइन सिल्क दी है। एमसी ने मन ही मन सोचा कि इनकी कीमत बाजार में लगभग 36 कॉपर कॉइन्स होगी। उसके लिए यह अच्छा फायदा था, लेकिन याओ याओ के लिए यह मामूली चीज थी, क्योंकि वह अपने लेवल लॉस रिस्क को ज्यादा अहमियत दे रही थी। तभी अचानक माहौल बदल गया। पानी के बीच से एक विशाल और खतरनाक जीव निकला, वाटर स्पाइडर लॉर्ड। उसकी चमकती आंखें और भारी शरीर साफ बता रहे थे कि यह सामान्य दुश्मन नहीं है। अब दोनों को मिलकर इस अचानक आए खतरे से लड़ना होगा। याओ याओ उसे देखकर चिल्लाई, धत तेरे की, यह तो एक चीफ्टन है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एमसी और याओ याओ ने तुरंत एक पार्टी बनाई ताकि मिलकर इस खतरे का सामना किया जा सके। लड़ाई शुरू होते ही एमसी ने अपनी गति का प्रदर्शन किया। वह हवा में उछला और जोरदार वाइटल स्ट्राइक किया, जिससे राक्षस को -52 का नुकसान हुआ। जैसे ही राक्षस जवाबी हमला करने वाला था, एमसी ने चिल्लाकर याओ याओ को जंप करने को कहा। एमसी ने राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं इसे उलझाए रखता हूं, एग्रो, तुम हमला करो, डीपीएस। उसने अपने हथियार से लगातार वार किए और राक्षस को दबाव में रखा। सही मौके पर याओ याओ ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और अपनी सबसे शक्तिशाली कला होली जजमेंट का उपयोग किया। एक जोरदार धमाके के साथ राक्षस को -70 का भारी नुकसान हुआ। एमसी ने बस इतना कहा, नाइस। दोनों ने मिलकर उस भयानक जीव को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई का अंत एक जोरदार प्रहार के साथ हुआ। एमसी के हमले ने विशाल मकड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। पानी की लहरों के बीच वाटर स्पाइडर लॉर्ड का अंत हुआ और हवा में संदेश गूंजा, वाटर स्पाइडर लॉर्ड स्लेन। लड़ाई के बाद याओ याओ सोच में डूब गई। वह एमसी की ओर देख रही थी, जिसने अभी अभी उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, इसके साथ लड़ना इतना नेचुरल क्यों लग रहा है। उसे एहसास हुआ कि उनकी सिनर्जी बहुत मजबूत थी। अभी अभी मिले होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वे लंबे समय से साथ लड़ते आ रहे हों। उसकी नजरें एमसी पर टिक गईं, जो शांत और गंभीर खड़ा था। एमसी ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या बात है? याओ याओ थोड़ी झिझक के बाद बोली, हो कुछ नहीं, बस तुम बहुत कुशल हो। तुम अकेले सोलो क्यों खेलते हो? एमसी ने सादगी से जवाब दिया, मुझे इसकी आदत है। उसकी क्षमता देखकर याओ याओ के मन में एक विचार आया। वह मुस्कुराई और एक प्रस्ताव रखा, मेरा ग्रुप ट्रैक टाउन के ट्रेंट फॉरेस्ट पर रेड करने जा रहा है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? निर्वाण फ्लेम ने गंभीर नजरों से लड़की की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी टीम में कितने शील्ड वॉरियर्स हैं? उनकी डिफेंस और एचपी कितनी है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। वह आगे बोला, ड्राइड फॉरेस्ट कोई साधारण डंजन नहीं है। यह लेवल 3 डंजन है और वहां का बॉस ड्राइड किंग बेहद खतरनाक है। लड़की ने बिना देर किए जवाब दिया, हमारे पास 2 शील्ड वॉरियर्स हैं। एक की डिफेंस 53 है और दोनों की एचपी लगभग 230 के आसपास है। यह सुनते ही निर्वाण फ्लेम की भौहें सिकुड़ गईं। यह काफी नहीं है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। ड्राइड किंग के पास 2% क्रिटिकल हिट चांस है। अगर शील्ड वॉरियर की डिफेंस कम से कम 60 नहीं हुई तो बॉस उन्हें एक ही वार में खत्म कर देगा। लड़की का चेहरा बदल गया। क्रिटिकल हिट? लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। निर्वाण फ्लेम शांत स्वर में बोला, क्योंकि ज्यादातर लोग उस अटैक को देख ही नहीं पाते। लड़की ने परेशान होकर कहा, लेकिन डिफेंस को 60 तक पहुंचाने के लिए कम से कम ब्रॉन्ज ग्रेड आर्मर चाहिए और वह मिलना लगभग नामुमकिन है। हमारी टीम कई दिनों से तैयारी कर रही है, अब पीछे हटना संभव नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद निर्वाण फ्लेम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मुझे रेड लीडर बनने दो। वह आगे बढ़ा, अगर मैं कमान संभालूं तो हम इसे क्लियर कर सकते हैं। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसे महसूस हो चुका था कि यह सफेद बालों वाला युवक साधारण खिलाड़ी नहीं है। कुछ समय बाद बॉस फाइट खत्म होने पर उन्हें शानदार लूट मिला। निर्वाण फ्लेम ने अपनी अप्रेजल स्किल सक्रिय की। उसकी आंखों के सामने आइटम इंफॉर्मेशन उभर आई, सिल्क गॉन्टलेट्स, ब्रॉन्ज क्वालिटी। उसने आइटम को ध्यान से देखा और तुरंत लड़की की ओर बढ़ा दिया, यह मेज क्लास के लिए परफेक्ट हैं, तुम इन्हें रख लो। लड़की पूरी तरह चौंक गई। इतनी दुर्लभ ब्रॉन्जस्ट इक्विपमेंट और उसने बिना किसी लालच के उसे दे दिया था।
उसकी नजरों में निर्वाण फ्लेम अब और भी रहस्यमयी हो चुका था। मैदान के बीचों बीच खड़े सफेद बालों वाले योद्धा निर्वाण फ्लेम के हाथ में एक रहस्यमयी लाल किताब चमक रही थी। उसकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो, बॉस ने रेयर सिल्क गिराया है और साथ में एक थीफ स्किल बुक भी मिली है, असासिनेट। ये दोनों मैं रख रहा हूं। उसके सामने खड़ी उसकी गुलाबी बालों वाली साथी मुस्कुरा उठी। उसने अपनी बाहों में एक कीमती धातु का टुकड़ा संभाल रखा था। यह तो शानदार है, उसने उत्साह से कहा। अगर तुम्हें इतना अच्छा लूट मिला है तो मैं भी बिना झिझक अपना हिस्सा रख लेती हूं। तभी आसमान के बीच एक विशाल नीली स्क्रीन चमक उठी। गेम सर्वर 3 मिनट में बंद होने वाला है, कृपया लॉग ऑफ की तैयारी करें। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। उन्हें अचानक याद आया कि यह दुनिया, यह लड़ाई, यह रोमांच सब सिर्फ कुछ समय के लिए था। गुलाबी बालों वाली लड़की ने हाथ हिलाते हुए कहा, निर्वाण फ्लेम, फिर मिलेंगे। निर्वाण फ्लेम ने भी शांत मुस्कान के साथ हाथ उठाया। उसका शरीर धीरे धीरे डिजिटल कणों में बदलने लगा। उसने मन ही मन सोचा, आज की लेवलिंग यहीं तक। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोलीं। वीआर हेलमेट हटते ही वह फिर अपने छोटे से कमरे में लौट आया। खिड़की से आती सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। सुबह हो गई। कमरे में सन्नाटा था। खेल की दुनिया में वह एक खतरनाक और रहस्यमयी खिलाड़ी था, लेकिन असली दुनिया में उसके सामने अलग तरह की लड़ाइयां थीं। वह धीरे से उठा और जूते पहनने लगा। पास रखी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा। फिर वह खिड़की के पास जाकर रुक गया। उसकी आंखों में अब खेल वाला उत्साह नहीं बल्कि ठंडा संकल्प था। उसने मुट्ठी कस ली। गेम में लेवलिंग बाद में भी हो सकती है। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन असली दुनिया में कमजोर रहने की कीमत बहुत बड़ी होती है। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, काओ शू के पास निश्चित रूप से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होंगे। मुझे खुद को और मजबूत बनाना होगा। एमसी सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक एक विशाल ट्रक तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। अगले ही पल एमसी जमीन पर जा गिरा। उसकी बाहों और माथे पर खरोंचें आ गईं। हल्का खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजर दर्द पर नहीं ठहरी। वह सामने खड़ी लड़की को देखकर जड़ हो गया। शी आओ, वही गुलाबी बालों वाली लड़की जिसे वह अपनी पूरी पिछली जिंदगी में कभी भूल नहीं पाया था। पिछली जिंदगी की यादें उसके दिमाग में दौड़ने लगीं। उस समय वह कमजोर था, डरपोक था। वह कभी शियाओ से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया, और सबसे बड़ी बात, उसकी वजह से शियाओ काओजू के सेंचुरी ग्रुप के निशाने पर आ गई थी। लगातार दबाव, धमकियां और मानसिक यातना ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एमसी, शियाओ घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। क्या तुम ठीक हो? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उसने तुरंत उसे सहारा दिया। देखो, तुम्हें चोट लगी है। वह जल्दी से अपनी कार से फर्स्ट एड किट लेकर वापस आई और उसके घाव साफ करने लगी। सच में, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम हर समय इतने केयरलेस रहना बंद नहीं कर सकते? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा चिंता थी। एमसी चुपचाप उसे देखता रहा। वह चेहरा, वह आवाज, वह चिंता, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस बार वह वही कमजोर इंसान नहीं था जो सिर्फ पछतावा करता रह जाए। उसने मन ही मन एक मजबूत संकल्प लिया। इस जिंदगी में वह शियाओ को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगा। न काओजू, न सेंचुरी ग्रुप, और न ही उसकी अपनी कमजोरियां। जब शियाओ ने ऊपर देखा तो उनकी नजरें मिलीं। एमसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। इस बार वह अपनी अधूरी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ने वाला था। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? एमसी उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, वह आज भी उतनी ही मासूम और प्यारी है जितनी पहले थी। कुछ देर बाद शेयाओ वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके कदम अचानक धीमे पड़ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि सामने खड़ा यह इंसान वही पुराना एमसी है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है। उसकी आंखों में पहले जैसी झिझक नहीं थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कन्विक्शन गेम में उसका अवतार नरवाना फ्लेम। छह याओ के जाने के बाद एमसी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आंखों में ठंडी गंभीरता उतर आती है। उसने धीरे से मुट्ठी भींच ली। छह याओ को दोबारा देखकर अच्छा लगा। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन काओ शू इस बार फिर सब कुछ बर्बाद नहीं करेगा। उसकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं। मुझे जितनी जल्दी हो सके कन्विक्शन में अपनी जगह बनानी होगी। तभी मैं इस जिंदगी की किस्मत बदल पाऊंगा। तभी
उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, तंग याओ। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से तेज आवाज गूंजी, कहाँ मर गए थे तुम? 2 दिनों से गायब हो, अभी तुरंत यहां पहुंचो। डांट सुनकर एमसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। अच्छा है, उसने मन ही मन सोचा, तुम अभी भी जिंदा हो। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था। तब तांग यो ही अकेला इंसान था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद की थी। लेकिन उसी दोस्त की मौत आज तक उसके दिल में कांटे की तरह चुभती थी। एक लड़की के मामले में टैंग याओ कुछ ताकतवर लोगों से भिड़ गया था। उन्होंने उसे बेरहमी से मारकर एक अंधेरी गली में फेंक दिया था। उस रात की याद आते ही एमसी की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में ठंडी आग जल उठी। इस बार उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने किसी भी दोस्त को मरने नहीं दूंगा। एमसी अपने पुराने दोस्त तांग याओ से मिलता है। उसे देखते ही तांग याओ कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है। तुम्हें क्या हो गया है? वह हैरानी से पूछता है। तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे। एमसी हल्का मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अब पहले वाली झिझक नहीं थी। वह शांत आवाज में कहता है, अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। मुझे कन्विक्शन में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। तांग याओ सिर खुजाते हुए लंबी सांस लेता है। कहना आसान है, वह बड़बड़ाता है। मेरे पास तो ढंग के गियर्स तक नहीं है, मैं दूसरों से कंपेट कैसे करूं? एमसी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। चिंता मत करो, उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। मैं तुम्हें आर्केन मेज की ऐसी स्किल्स और गियर्स दिलाऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तांग याओ उसकी तरफ घूरने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एमसी अचानक इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। दोनों सड़क पर साथ चलते रहे, लेकिन एमसी का दिमाग कहीं और था। गेमिंग सेंटर के अंदर भारी शोर गूंज रहा था। चारों तरफ खिलाड़ी अपने अपने मैचों में डूबे हुए थे। इसी बीच सुनहरे बालों वाला वेईकाई हाथ में अपना वीआर हेलमेट घुमाते हुए एमसी की तरफ मुड़ा। उसने घमंड से कहा, इधर उधर घूमना बंद करो और यहां आओ। उसके चेहरे पर चुनौती भरी मुस्कान थी। हर राउंड का दांव 200 होगा, हिम्मत है तो खेलो। पास लगे विशाल मॉनिटर पर तुरंत नया मैच दिखाई देने लगा। एमसी लेवल 3 आर्कन मेज वर्सेस वेईकाई। लेवल 3 बरसेकर। दोनों खिलाड़ी अपनी मशीनों पर बैठ गए और न्यूरल हेलमेट्स पहन लिए। कुछ ही सेकंड में वे कन्विक्शन की वर्चुअल दुनिया में पहुंच चुके थे। एमसी शांत बैठा मैदान का विश्लेषण कर रहा था। उसने तुरंत स्थिति समझ ली। लेवल 3 बजकर, उसने मन ही मन सोचा, और उसके पास चार्ज स्किल भी है। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। एक मेज के लिए यह सबसे खराब मुकाबलों में से एक है। मैदान एक खुला प्रेरी था। चारों तरफ सिर्फ घास का मैदान, न कोई दीवार, न पेड़, न छिपने की जगह। बाहर खड़े दर्शक पहले ही बातें करने लगे थे। इस मैप पर मैच का बचना मुश्किल है। एमसी हारने वाला है। लेकिन एमसी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। तभी भीड़ के बीच से नीले बालों वाला शीप हेंक आगे आया। उसने हंसते हुए कहा, अरे एमसी, उस मैच को भूलो। क्यों ना मेरे साथ एक राउंड खेल लो? एमसी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी नजर ठंडी और शांत थी। ठीक है, वह कुर्सी से टिकते हुए बोला, लेकिन सिर्फ एक राउंड। और अगर स्टेक छोटा हुआ तो मेरा समय बर्बाद मत करो। शीप फेंक का चेहरा तुरंत तमतमा गया। ओए, बहुत घमंड आ गया है तुझमें। उसने जेब से पैसे निकालकर मशीन पर पटक दिए। मेरे पास 700 हैं। एक ही मैच होगा, सब कुछ दांव पर। भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। कुछ ही सेकंड बाद नया मैच स्क्रीन पर चमक उठा। एमसी लेवल 2 शैडो डांसर, थिफ वर्सेस शी फेंग लेवल 2 रेंजर। दोनों खिलाड़ी वर्चुअल रिंग में प्रवेश कर गए। लेकिन इस बार मैप अलग था। घना बैम्बू ग्रोव, चारों तरफ ऊंचे बांस और गहरी छाया फैली हुई थी। यह मैदान एक थीफ के लिए लगभग परफेक्ट था। शी फेंग अभी सराउंडिंग समझ ही रहा था कि एमसी की आंखों में शिकारी जैसी चमक उभर आई। अगले ही पल स्टेल्थ, उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। शी फेंग के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखना शुरू किया। तभी उसे एहसास हुआ उसने गलत इंसान को चुनौती दे दी थी। चारों ओर घना बैम्बू ग्रोव फैला हुआ था। ऊंचे बांस हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन उस शांत जंगल के भीतर एक खतरनाक तनाव छिपा हुआ था। नीले कपड़ों वाला दुश्मन योद्धा अपनी मुड़ी हुई डैगर कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अहंकारी मूर्ख, वह दांत पीसते हुए चिल्लाया। आज तुम्हारी हार तय है। वह लगातार चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे अपना दुश्मन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो गया कहां? उसने मन ही मन सोचा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एमसी ठीक उसके ऊपर
बांस की ऊंची शाखाओं के बीच छिपा बैठा था। एमसी की आंखों में शांत ठंडापन था। उसने नीचे खड़े दुश्मन को देखते हुए मन ही मन कहा, जैसा मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर हूं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। 10 साल का थीफ एक्सपीरियंस। अब अपनी प्रेजेंस छिपाना मेरे लिए सांस लेने जितना आसान है। नीचे खड़ा दुश्मन अभी भी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, और तभी एमसी अचानक शाखाओं से नीचे कूदा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा तक प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। दुश्मन की आंखें फैल गईं। तुम? वह घबराकर पीछे मुड़ा। तुम मेरे पीछे कब आए? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एमसी की आंखों में ठंडी चमक उभर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, खत्म। अगले ही पल वाइटल स्ट्राइक। एक चमकदार वार हवा को चीरता हुआ निकला। दुश्मन के शरीर से खून की बौछार उछली। -40। उसकी एचपी तेजी से गिर गई। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। एमसी ने तुरंत दूसरा वार किया। -70। दुश्मन की आंखों से डर साफ झलकने लगा। उसका शरीर लड़खड़ाया और फिर वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। पूरा बैम्बू ग्रोव फिर से शांत हो गया। लेकिन इस बार विजेता सिर्फ एक था, एमसी, शैडो थीफ। वर्चुअल रियलिटी गेमिंग कैप्सूल के अंदर बिजली जैसी तरंगें चमक उठीं। शी फेंग का चेहरा दर्द और सदमे से पीला पड़ चुका था। गेमिंग स्क्रीन पर बड़े लाल अक्षरों में चमका, केओ। पूरा मैच कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया था। कैप्सूल के बाहर खड़े लोग हैरानी से चिल्ला उठे, क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? शी फेंग हार गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुकाबला इतनी बुरी तरह एक तरफा होगा। तभी एक कैप्सूल धीरे धीरे खुला। एमसी शांत चेहरे के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं था। उसने आराम से हाथ जेब में डालते हुए कहा, लेवल 2 के बिगिनर रेंजर को पीके करना सच में बुलिंग जैसा लगता है। दूसरी तरफ शी फेंक अभी भी अपनी सीट पर जमे बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हेलमेट कसकर पकड़ा और मन ही मन बड़बड़ाया, आखिर कैसे? उसने सिर्फ कुछ बेसिक मूव्स इस्तेमाल किए, लेकिन हर अटैक सीधे मेरी वीकनेस पर लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने एक ही कॉम्बो में मुझे खत्म कैसे कर दिया? पास खड़े लोग भी अब एमसी को अलग नजरों से देखने लगे थे। वे धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, क्या ये सच में वही एमसी है? पहले तो ये हमेशा चुप रहता था, अब इसका पूरा वाइब बदल गया है। इतना काम और एग्रेसिव कब से हो गया? इसी बीच पीले बालों वाला एक लड़का मायूस चेहरा लिए उनकी तरफ आया। एमसी ने उसकी हालत देखकर पूछा, तुम्हारा मैच? लड़के ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। पूछो मत, 2 राउंड्स हार गया। 1200 सीधे उड़ गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, उस हरामी वेईकाई ने बर्जर्कर की एंटी मैजिक ऑरा सीख ली है। उसने मेरे आर्केन मेज को पूरी तरह काउंटर कर दिया। एमसी ने शांत भाव से उसकी बात सुनी, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, एंटी मैजिक ऑरा उतनी ब्रोकन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। वो सिर्फ कुछ स्पेल डैमेज रिड्यूस करती है। उसने आगे समझाया, अगर तुम सही स्पेल टाइमिंग मेंटेन करो तो बर्जर्कर को काइट करना मुश्किल नहीं होता। पीले बालों वाला लड़का कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर खुजलाया। शायद गलती मेरी ही थी। उसने भारी सांस छोड़ी। मेरे सारे स्पेल्स कूल डाउन पर चले गए और उसने डिस्टेंस क्लोज करके मुझे वन शॉट कर दिया। एमसी की आंखों में हल्की गंभीरता उभर आई। उसे पता था, कन्विक्शन में सिर्फ लेवल्स या गियर्स नहीं, बल्कि टाइमिंग, पोजिशनिंग और एक्सपीरियंस ही असली ताकत होते हैं। मेज पर सारा पैसा समेटते हुए सुनहरे बालों वाले लड्डयचके ने हैरान होकर अपने दोस्त की तरफ देखा। यार, तुम सच में बहुत कुछ जानने लगे हो, है ना? तुमने ये सब कहां से सीखा? उसने पूछा। तभी एमसी ने तेजी से जीते हुए पैसों की गड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। सुनहरे बालों वाला लड़का अपनी आंखें फाड़े देखता रह गया। तुम तुम अभी अभी ये सब जीत गए? लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कमरे के दूसरे कोने से एक गुस्सैल आवाज गूंजी, ओए लफंगे, अब हवा में उड़ डीएच रहा है क्या? वह इस गिरोह का एक गुंडा था जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से तमतमाता हुआ आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे पैसे जीत सको? रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूं। उसने अपनी पूरी ताकत से एमसी के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा तान दिया। अगले ही पल हवा में ही उस गुंडे की कलाई को एक मजबूत एमसी ने बिना हिले डुले बेहद आसानी से उस पंच को बीच में ही रोक दिया था। उसने अपने मन में सोचा, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने खाओ शू से निपटने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग ली थी। ये मामूली गुंडे मेरा क्या बिगाड़ देंगे? इससे पहले कि हमला करने वाला कुछ समझ पाता, एमसी ने उसकी कलाई को इस तरह मोधा कि वह लड़ाच का सीधे पीठ के बल जमीन पर जा गिरा।
दर्द से कराहते हुए वह फर्श पर फैल गया। यह देखकर सुनहरे बालों वाला दोस्त हक्का बक्का रह गया। उसने अविश्वास से एमसी की पीठ को देखा और सोचा, क्या यह अचानक इतना ताकतवर कब से हो गया? दूसरी तरफ गिरे हुए गुंडे के साथी डर से कांपने लगे थे। उनमें से एक ने डरते हुए पीछे हटते हुए कहा, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। यह लाडिज का सीधा साधा बिल्कुल नहीं है। तभी उनके नीले बालों वाले बॉस ने अपने डरपोक साथी को डांटते हुए कहा, कायर कहीं के। लेकिन अंदर ही अंदर वह नीला बालों वाला लीडर भी समझ चुका था कि हालात पहले जैसे नहीं रहे। उसने बेहद संजीदगी से एमसी को घूरते हुए अपने मन में कहा, एमसी सच में पहले से पूरी तरह बदल चुका है। एक नीले बालों वाला लड़का जो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, अपने कुछ साथियों के साथ आगे आया। उसने एक सीधे साधे लड़के को रोकते हुए गुस्से से कहा, क्या तुमने अभी मेरे आदमी को हराया है? तभी वहां खड़े एमसी ने बिना किसी डर के बड़ी सहजता से जवाब दिया, बस थोड़ा सा उसके साथ खेला था। वह कुछ ज्यादा ही कमजोर था। नीले बालों वाले लड़के को यह बात चुभ गई। उसने अपनी कुटिल मुस्कान समेटते हुए सीधे चुनौती दे डाली, यंग मास्टर, क्या मेरे साथ एक राउंड खेलने में दिलचस्पी है? एमसी ने उसकी तरफ देखा और ठंडे अंदाज में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दांव बहुत कम हुआ तो मैं नहीं खेलूंगा। सामने वाले लड़के ने अपनी जेब से पैसों की गड्डी दिखाते हुए घमंड में कहा, 1000 प्रति राउंड। मेरे पास कुल 3000 हैं। यह सुनकर पास ही खड़े एमसी के सुनहरे बालों वाले दोस्त के होश उड़ गए। उसने परेशान होकर बीच में टोकते हुए कहा, तुम एक लेवल 3 के बरसरकर हो और मेरा भाई सिर्फ एक लेवल 2 का शैडो डांसर थीफ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सरासर जाती है? लेकिन एमसी के इरादे कुछ और ही थे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से इशारा किया और कहा, 3000 प्रति राउंड। नीले बालों वाला लड़का उसकी इस हिम्मत को देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में आकर चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त को मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि एक मामूली लेवल 2 का शैडो डांसर थिफ कोई चमत्कार कर दिखाएगा। जैसे ही चुनौती पक्की हुई, एमसी का दोस्त घबराकर उसके पास आया और उसके कंधे पकड़कर हिलाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? एमसी ने मुस्कुराते हुए बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, इसीलिए तो मैं तुमसे कुछ पैसे उधार मांगने की सोच रहा हूं। उसका दोस्त अपना सिर पकड़कर रह गया, लेकिन अपने भाई का साथ निभाने के लिए उसने गहरी सांस ली और कहा, धत्त तेरे की, जो भी हो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारा साथ दूंगा। दांव लग चुका था और दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी गेमिंग पॉड की तरफ बढ़ गए। कुछ ही पलों में स्क्रीन चमक उठी और संदेश आ गया, खेल में प्रवेश हो रहा है। एमसी के चेहरे पर एक शांत और गहरी मुस्कान थी। डिजिटल स्क्रीन चमकी और एक नया मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ था एमसी और दूसरी तरफ नीले बालों वाला एक ताकतवर योद्धा जो हाथ में एक विशालकाय तलवार संभाले हुए था। दोनों के बीच की दुश्मनी हवा में साफ महसूस की जा सकती थी। चुनौती का मैदान जैसे ही दोनों मुकाबले के वर्चुअल स्पेस में पहुंचे, चारों तरफ सिर्फ हरी भरी घास का एक विशाल मैदान फैल गया। दूर दूर तक न कोई पेड़ था, न कोई चट्टान। मैच देख रहे दर्शकों में से एक सुनहरे बालों वाले लड़के के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराते हुए कहा, यह तो खुला मैदान है। यह जगह किसी थीफ क्लास के लिए सबसे खराब है। यहां छिपने की कोई जगह नहीं है। अहंकार और आत्मविश्वास नीले बालों वाले विशालकाय योद्धा ने अपनी भारी भरकम तलवार को कंधे पर टिकाया और एक घमंडी मुस्कान के साथ एमसी की तरफ देखा। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह मैदान तुम्हारे साथ नाइंसाफी है, तो हम यह मैप बदल सकते हैं। उसे लगा था कि खुला मैदान देखकर एमसी डर जाएगा, लेकिन एमसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने अपनी ठंडी और शांत आंखों से प्रतिद्वंदी को देखा और बस इतना ही कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसी घास के मैदान वाले मैप पर लड़ेंगे। अदृश्यवार इतना कहते ही एमसी की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से एक नीली रहस्यमयी ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने फुर्ती से अपनी छोटी धारदार कटार निकाली। अचानक हवा में एक डिजिटल स्क्रीन चमकी जिस पर लिखा था, स्टेल्थ। अगले ही पल हवा का तेज झोंका उठा और एमसी पूरे मैदान से गायब हो गया। वह खुले मैदान में इस तरह ओझल हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। वह घमंडी योद्धा जो कुछ देर पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी भारी तलवार थामे घबराकर चारों तरफ देखने लगा। खुले मैदान में जहां छिपना नामुमकिन था, वहां उसका दुश्मन गायब हो चुका था। पसीने की एक बूंद उसके गाल से नीचे उतरी और उसके मुंह से सिर्फ एक घबराई हुई आवाज निकली, वह कहां चला गया? एमसी अपनी बेजोड़ स्टेल्थ क्षमता का इस्तेमाल करके घास के बीच छुपा हुआ था। उसके सामने नीले बालों वाला ताकतवर योद्धा अपनी भारी तलवार थामे सतर्क खड़ा था। एमसी ने मन ही मन सोचा, यह घास मेरी पोजीशन बता सकती है।
वह जरूर घास की हलचल देखकर मेरे मूवमेंट का अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा। मुझे किसी बाहरी मदद की जरूरत है। उसी पल मौसम बदलने लगा। नीले बालों वाले योद्धा ने महसूस किया कि हवा तेज हो रही है। एमसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उदाहरण के लिए, यह हवा। अगले ही पल तेज हवा का झोंका पूरे मैदान में फैल गया। चारों तरफ की घास एक साथ लहराने लगी। योद्धा चौंक गया। हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अब हर दिशा की घास हिल रही थी। एमसी के कदमों का पता लगाना नामुमकिन हो चुका था। योद्धा ने झुंझलाकर दांत पीसे। धत्त तेरे की। मैंने उसे खो दिया। उसने अपनी विशाल तलवार को हवा में गोल घुमाया ताकि अगर एमसी पास हो तो वह उसकी रेंज में आ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा चुका था। यह पहली बार है जब मैंने किसी थीफ को इतनी परफेक्शन के साथ स्टेल्थ इस्तेमाल करते देखा है। जो घास आमतौर पर चोरों को एक्सपोज कर देती है, वही अब मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कुछ सेकंड बाद हवा अचानक शांत हो गई। योद्धा तुरंत सतर्क होकर अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा हो गया। उसने तेजी से स्थिति का विश्लेषण किया। हवा रुक चुकी है। अगले झोंके के साथ मैं उसकी पोजीशन पकड़ लूंगा। इतनी सावधानी से मूव करने के लिए वह अभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा। मतलब वह मेरे ठीक सामने कहीं छिपा है। अब उसका पूरा ध्यान सामने की घास पर था। वह सांस रोककर अगले झोंके का इंतजार करने लगा, लेकिन उसने एक घातक गलती कर दी थी। एमसी उसके सामने नहीं था। हवा के झोंके का फायदा उठाकर वह चुपचाप घूमते हुए पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। जैसे ही योद्धा का ध्यान भटका, एक ठंडी चमक अंधेरे में लहराई। एमसी ने अपनी धारदार कटार निकाली और बिजली जैसी रफ्तार से उसकी पीठ पर वार कर दिया। उर्घ! योद्धा दर्द से चीख उठा। उसकी पीठ पर गहरा घाव उभर आया और उसके सिर के ऊपर लाल अक्षरों में डैमेज चमक उठा। -35। उसकी कुल 165 एचपी में से अब सिर्फ 130 एचपी बची थी। हवा के एक झोंके ने पूरा मुकाबला पलट दिया था। मैदान के बीचों बीच धूल और हवा का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ था। एमसी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपनी कटार घुमाई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसका विरोधी उसकी नजरों से ओझल हो चुका है। वह आखिर कब मेरे पीछे आ गया? तभी नीले बालों वाले योद्धा ने हवा में छलांग लगाई और अपनी भारी तलवार को पूरी ताकत से घुमाते हुए दहाड़ा। व्हर्लविंड स्लैश। हरे रंग की ऊर्जा का एक जबरदस्त बवंडर चारों तरफ फैल गया। एमसी ने तुरंत अपनी कटार आगे करके उस भयानक वार को रोकने की कोशिश की। टक्कर इतनी ताकतवर थी कि आसपास की जमीन तक कांप उठी, लेकिन नीले बालों वाले योद्धा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। वह इस स्किल की सबसे बड़ी कमजोरी जानता था। जब कोई ग्रेट स्वॉर्ड के साथ वेरहवंट स्लैश इस्तेमाल करता है तो अटैक खत्म होने के बाद लगभग 1 सेकंड का ओपनिंग बनता है, और वही ओपनिंग जीत तय करती है। जैसे ही हमला खत्म हुआ, भारी तलवार का वजन योद्धा के शरीर को एक पल के लिए रोक गया। उसकी मूवमेंट पूरी तरह रुक चुकी थी। एमसी की आंखों में तेज चमक उभरी। यही मौका है। अगले ही पल उसका शरीर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वह एक धुंधली परछाई जैसा दिखाई दे रहा था। फिर एक लाल चमक हवा में लहराई। एमसी सीधा अपने दुश्मन के गार्ड को चीरते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसी क्षण एक नीली डिजिटल विंडो चमकी। वाइटल स्ट्राइक। मैदान के बाहर खड़े दर्शक यह नजारा देखकर सन्न रह गए। एक लड़का हैरानी से चिल्लाया, "यह कैसे पॉसिबल है?" दूसरा अविश्वास से बोला, "उसकी टाइमिंग जरूरत से ज्यादा परफेक्ट है।" सिर्फ 1 सेकंड की गलती ने पूरा मुकाबला बदल दिया था। मैदान में हवाएं तेज थीं और धूल उड़ डच रही थी। एमसी फुर्ती से आगे बढ़ा और अपनी चमकती हुई कटार से सीधे दुश्मन पर पहला वार किया। उसकी कटार दुश्मन की गर्दन को छूते हुए निकल गई। हवा में लाल रंग से नुकसान का अंगधा चमका। -96। दुश्मन के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। वेईकाई का पलटवार। इस हमले ने सामने खड़े योद्धा वेईकाई को पूरी तरह बौखला दिया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसका साथी घबराकर चिल्लाया, "एमसी, पीछे हटो!" लेकिन एमसी अपनी जगह से नहीं हिला। वेईकाई की एचपी गिरकर 34/165 पर पहुंच चुकी थी। वह समझ गया था कि अगर उसने अब कुछ बड्डा नहीं किया तो हार तय है। उसने अपनी भारी तलवार को कसकर पकड़ लिया और दहाड़ा। फ्लेम स्लैश। फ्लेम स्लैश। उसकी तलवार से आग की भयानक लपटें निकलने लगीं। गुस्से में उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाते हुए चिल्लाया, "खत्म हो जाओ!" एमसी का फैसला आग की लपटों को अपनी तरफ आते देख एमसी के दिमाग में तेजी से विचार दौड़े। वेईकाई मुझे पीछे धकेलना चाहता है, लेकिन एक थीफ की असली ताकत क्लोज कॉम्बैट में होती है। पीछे हटने के बजाय एमसी वहीं टिक गया। मेरी एचपी अभी काफी है। अगर मैं अभी दूरी बना लूं तो फायदा उसी का होगा। मुझे यही दबाव बनाए रखना होगा।
टकराव धम। आग से घिरी तलवार सीधे एमसी से टकराई। जोरदार झटका पूरे मैदान में फैल गया। हवा में डैमेज उभरा, -56। लेकिन सबको हैरान करते हुए एमसी अपनी जगह मजबूती से खड़ ढाठा रहा। वेइकाई की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास में चिल्लाया, तुमने मेरे फ्लेम स्लैश को सीधे झेल लिया। उसने बौखलाकर अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी की और आखिरी दांव खेलते हुए गरजा, लीनियर स्लैश, लीनियर स्लैश। लेकिन अब मुकाबले की दिशा बदल चुकी थी। करीबी लड़ाई में एमसी पूरी तरह हावी हो चुका था। विपक्षी दल के लोग मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि गेम अब खत्म होने वाला है। तभी भीड़ में से एक लड़का चिल्लाया, ये ठीक नहीं है। चार्ज अटैक अपने साथ कुछ पल का स्टन इफेक्ट लाता है। अगर वह हिट हुआ तो नी यान का गेम खत्म। दूसरी तरफ खड़ा एक लड़का टोपी पहने हुए गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, नियान अभी भी हमारे सामने ताकतवर बनने का नाटक कर रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि हमारे बॉस वेइकाई के स्किल्स सिर्फ दिखावे के लिए हैं? मैदान के बीचों बीच वेइकाई ने एक बेहद करीबी और सीधा जानलेवा वार किया। हवा में लाल रंग की एक खतरनाक ग्लो चमकी, लेकिन अगले ही पल देखने वालों के होश उड़ गए। नियान ने अविश्वसनीय एजिलिटी दिखाते हुए खुद को पीछे की ओर झुकाया और उस जानलेवा अटैक को डॉज कर दिया। आसपास खड़े लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके मुंह से निकला, उसने उसे डॉज कर दिया। इतनी कम डिस्टेंस से किए गए डायरेक्ट स्ट्राइक को कोई कैसे बचा सकता है? हमले को चकमा देते ही नियान के दिमाग में लाइटनिंग फास्ट कैलकुलेशन चली। उसने अपने हाथ में पकड़े डैगर को कसकर पकड़ा और सोचा, दुश्मन के चार्ज अटैक का हिटबॉक्स मेरे डैगर रेंज से छोटा है। जब तक मैं इस विंडो का फायदा उठाऊंगा, जीत मेरी होगी। खेल के वर्चुअल जोन में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से टकराए। नायन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विरोधी ने उसे चार्ज से हिट करने की कोशिश की, जिससे नीयान को -40 डैमेज हुआ। नायान ने पेन इग्नोर करते हुए कहा, आखिरकार मुझे चार्ज से डैमेज तो लगा, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने पहले हिट कर दिया था। नीयान का डैगर सीधे टारगेट पर लगा था। विरोधी बरसेकर की आंखों में हार का डर साफ दिख रहा था। उसकी पूरी हेल्थ बार खाली हो चुकी थी और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमक उठा, 0/165। वर्चुअल स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आ गया, यू विन। गेमिंग पॉड के बाहर खड़े नियान के दोस्त खुशी से झूम उठे। पीली शर्ट वाला लड़का अपनी आंखें फाड़े चिल्लाया, मैं सच में जीत गया। एक लेवल 2 थीफ ने लेवल 3 बजकर को हरा दिया। वहीं दूसरी ओर वेइकाई के साथी अपने सिर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस हार चुका है। वे आपस में फुसफुसाने लगे, बॉस हार गए? ये कैसे पॉसिबल है? नीयान को बरसरकर के अटैक रेंज के बारे में इतनी डिटेल कैसे पता थी? वर्चुअल हेलमेट हाथ में लिए वेइकाई गहरी निराशा में सिर झुकाए खड़ा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मैं सच में हार गया। सुनहरे बालों वाला लड़का टेंग दौड़ता हुआ सफेद बालों वाले नियान के पास आया। उसके चेहरे पर हैरानी और उत्साह का मिला जुला भाव था। अरे भाई, मान गए, कमाल कर दिया तुमने, टैंग ने चिल्लाते हुए कहा। तुम सिर्फ लेवल 2 पर थे और तुमने लेवल 3 खिलाड़ी को हरा दिया। यह नामुमकिन था। नियान ने VR हेलमेट उतारा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस किस्मत अच्छी थी। किस्मत? मजाक कर रहे हो? तांग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम कन्विक्शन गेम के बारे में बहुत जानते हो, है ना? मुझे भी सिखाओ कि आर्कन मेज कैसे खेलते हैं। नियान ने अपने दोस्त के जोश को देखा और कहा, ठीक है, जो भी मैं जानता हूं सब सिखा दूंगा। थोड़ी देर बाद एरिना के दूसरे छोर से कदमों की आवाज आई। नीले लंबे बालों वाला एक लड़का सूट बूट में काफी रईस और प्रभावशाली लग रहा था, अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ा। वह इस इलाके का जाना माना यंग मास्टर वेई था। नियान ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में पूछा, तो यंग मास्टर वेई, अपनी शर्त से पीछे हटने का इरादा तो नहीं है? वेई के चेहरे पर एक पल के लिए कड़वाहट आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और अपनी शर्त का सम्मान करता हूं। अगर कभी समय मिले तो मेरे बार में आपका स्वागत है। इतना कहकर वह मुड़ा और अपने आदमियों से बोला, चलो यहां से। कॉरिडोर में चलते हुए उसके एक साथी ने धीमे से पूछा, बॉस, आप उस लड़के के सामने इतने शांत क्यों थे? वो तो बस एक आम खिलाड़ी है। वही रुका। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, तुम किसी को सिर्फ आज देखकर नहीं आंक सकते, भविष्य देखना सीखो। वह लड़का बदल चुका है। कम लेवल पर भी उसने जिस तरह जीत हासिल की, वह साधारण नहीं है। वह आगे बहुत ऊपर जाएगा। बेहतर है कि हम उसे दुश्मन न बनाएं।
दूसरी तरफ एरिना के अंदर टैंग और निये यन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। टैंग ने हवा में मुक्का मारते हुए कहा, आज तो मजा आ गया। नी यान मुस्कुराया और बोला, चलो आज डिनर मेरी तरफ से। और आर्कन मैच की ट्रेनिंग? तांग ने पूछा। उसके बारे में बात हम आज गेम के अंदर करेंगे, नी यान ने जवाब दिया। रात ढल चुकी थी और शहर की एक साधारण सी दिखने वाली बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल की खिड़कियां अभी भी रोशनी से जगमगा रही थीं। उसी कमरे के अंदर सफेद बालों वाला नौजवान अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। वह मैट पर लगातार सिटअप्स कर रहा था। उसकी मांसपेशियां मेहनत की वजह से साफ उभर रही थीं। कुछ देर बाद उसने पोज बदला और पुशअप्स शुरू कर दिए। पूरा शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। वर्कआउट खत्म करके वह खड़ा हुआ और खुद को देखकर शांत स्वर में बोला, जवान शरीर, सच में एक फायदा है। कन्विक्शन की दुनिया में वापसी उसने पास रखा वीआर हेलमेट उठाया। नीली लाइट्स हल्की चमक रही थीं। वर्कआउट पूरा, अब कन्विक्शन में लॉग इन। ड्राइड फॉरेस्ट डंगोनन का वादा निभाना है। अगले ही पल वास्तविक दुनिया पीछे छूट गई। वह डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर नीली ऊर्जा और पिक्सल्स का बहाव था। उसका अवतार एडवेंचर गियर में तैयार खड़ा था। कन्विक्शन में वापस। संदेश और संपर्क लॉगिन होते ही नोटिफिकेशन आए। स्टॉक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। एक्सेप्ट, रिजेक्ट एक्स। इसके बाद एक और मैसेज आया। फ्लाइंग स्टोन ने आपके स्टोरेज में एक सिल्वर कॉइन जमा किया है। मैसेज, मास्टर, आपकी गाइड से मरलोक विजर्ड कैंप साफ हो गया। ऑगमैट्स मड्डी स्वैम्प की भी गाइड चाहिए। उसने हल्का सा सिर हिलाया और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी। तो ये तांग याओ ही है, रणनीति की समझ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने आने वाले मैसेज को गंभीरता से पढ़ा। उसका दिमाग सीधा निष्कर्ष पर पहुंचा। हर डंगोनन की गाइड तुरंत देना लंबे समय में उसके लिए नुकसानदायक होगा। अगर हर चीज आसानी से मिलने लगे तो खिलाड़ी खुद सीखना बंद कर देंगे। उसने शांत स्वर में सोचा, पहले उन्हें खुद संघर्ष करने दो, तभी असली मूल्य समझ आएगा। उसने कोई शातिर योजना नहीं बनाई, बल्कि एक व्यावहारिक निर्णय लिया। फिलहाल मुझे सबसे पहले इस हिडन मिशन, हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहिए। वह फिजिशियन ब्लेवेंस नाम के एक बुजुर्ग और रिस्पेक्टेड फिजिशियन के पास पहुंचा। जैसे ही वह उनके करीब गया, उसके सिस्टम स्क्रीन पर एक चमकता हुआ मैसेज आया। हिडन क्वेस्ट ट्रिगर्ड, गुप्त क्वेस्ट शुरू हो गई है। बुजुर्ग फिजिशियन ने मुस्कुराते हुए अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, नौजवान, तुमने कितने सिल्क थ्रेड्स इकट्ठे किए हैं? युवा वॉरियर ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिसमें गोल्डन थ्रेड्स चमक रहे थे। उसने कहा, आदरणीय फिजिशियन, ये रहे वो 30 सिल्क थ्रेड्स जो मुझे मिले थे। फिजिशियन उसकी ईमानदारी और मेहनत से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। इसके बदले में ये लो 30 सिल्क पीसेस, इन्हें रख लो। तभी सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आया, गेंड 30 सिल्क, 30 रेशम प्राप्त हुए। फिजिशियन ने आगे कहा, मैंने तुम्हें एक स्किल सिखाने का भी फैसला किया है। तुरंत ही स्क्रीन पर एक सवाल आया, क्या आप फिजिशियन ब्लेवेंस से इंटरमीडिएट कॉम्बैट बैंडेज स्किल सीखना चाहेंगे? युवा वॉरियर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ, सीखना है। एक ग्रीन मैजिकल लाइट उसके चारों ओर घूम गई। सिस्टम ने घोषणा की, स्किल लर्नड, इंटरमीडिएट कॉम्बैट। बैंडेज स्किल सीख लिया है। स्किल डिस्क्रिप्शन, यह स्किल आपको हर बैंडेज के लिए 10 सिल्क का उपयोग करके मीडियम लेवल बैंडेजेस बनाने और इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। हर बैंडेज 20 एचपी हेल्थ को रिस्टोर करता है। इसे ठीक होने में 10 सेकंड लगते हैं, जिसे 3 सेकंड्स के बाद कैंसिल भी किया जा सकता है। इसे टीम मेंबर्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन के निचले हिस्से को देखा, वह हैरान रह गया। वहां लिखा था, हिडन क्वेस्ट फिजिशियन ब्लेवेंस रिक्वेस्ट 20% कंप्लीट। वह सोच में पड़ गया। मैंने सिल्क सौंप दिया तो मिशन पूरा होना चाहिए था। यह केवल 20% ही क्यों दिखा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चेन क्वेस्ट है? उसकी आशंका सच थी। फिजिशियन ब्लेवेंस ने कहा, 30 सिल्क थ्रेड्स काफी नहीं है। मुझे अभी और सिल्क की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युवा वॉरियर ने जवाब दिया, आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। पर अंदर ही अंदर उसने समझ लिया कि यह चेन क्वेस्ट ही है। तभी उसके मैजिकल कम्युनिकेशन मिरर पर उसकी पिंक हेयर्ड कंपेनियन की इमेज आई। उसने जल्दी में कहा, निर्वाणा फ्लेम, हम सब रेडी हैं, जल्दी आओ। स्थिति को समझते हुए निर्वाणा फ्लेम ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। उसने अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बनाई। उसने तय किया,
इस डंजन को कंप्लीट करने के बाद मैं वापस इस चेन क्वेस्ट पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ड्रायड फॉरेस्ट से फेदरफॉल जेम हासिल करना होगा। ट्रैक टाउन के टेलीपोर्ट पॉइंट पर एक हल्की सी नीली रोशनी चमकी। कुछ ही देर में वहां एक नौजवान प्रकट हुआ। उसने शाही बैंगनी और सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह चारों तरफ देखते हुए बुदबुदाया। निये यान ने कहा था कि वह मुझे एक डंजन पार करवाएगा, लेकिन वह है कहां? अभी वह उसे ढूंढ ही रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यो, तुम आ गए? उसने मुड़कर देखा तो वहां सफेद बालों वाला एक आत्मविश्वासी लड़का खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें, आज मैं तुम्हें ड्रायड किंग को मारने ले जा रहा हूं। दोनों जैसे ही आगे बढ़े, सीढ़ियों के पास एक पूरा ग्रुप उनका इंतजार कर रहा था। तभी भीड़ में से एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की ने हाथ हिलाते हुए आवाज दी, निर्वाणा फ्लेम, इधर आओ। उस लड़की के पास ही गुलाबी बालों वाली एक और बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखकर सुनहरे बालों वाला लड़का अपनी आंखें फाड़े रह गया। उसने धीरे से कोहनी मारते हुए कहा, वाह, दो बेहद खूबसूरत लड़कियां, देखने में कितनी प्यारी हैं। भाई, तुम्हारी इनसे जान पहचान कब हुई? तभी गुलाबी बालों वाली लड़की आगे आई और थोड़े नखरे दिखाते हुए निर्वाणा फ्लेम से बोली, निर्वाणा फ्लेम, मुझे सिस्टर यूलान को मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। तुम सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत कर देना। वहीं ग्रुप में एक और शख्स खड़ा था जिसका नाम चेनबो था, जो एक शैडो डांसर थीफ था। उसने हाथ बांधे हुए मुंह बनाया और चिढ़कर कहा, टीएस्क। उसे निर्वाणा फ्लेम का इस तरह आना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तभी सुनहरे बालों वाली लीडर यूलान आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए निर्वाणा फ्लेम से बोली, नमस्ते निर्वाणा फ्लेम, तुम वही शैडो डांसर थीफ हो ना जिसके बारे में योयाओ ने कहा था कि तुम हमें ड्रायड फॉरेस्ट पार करवा सकते हो? यूलान मन ही मन सोच रही थी, यह लड़का काफी शांत और गंभीर दिखता है। इसके हाव भाव देखकर लगता है कि यह सच में कोई बड़ा एक्सपर्ट है। निर्वाणा फ्लेम ने उसकी आंखों में आंखें डाली और पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे 100% भरोसा है कि हम ड्रायड फॉरेस्ट को पूरी तरह क्लियर कर देंगे। निर्वाणा फ्लेम ने अपनी बात पूरी करते हुए एक कड़ा रूल सामने रख दिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन पहले एक बात साफ कर लेते हैं, इस टीम का लीडर मैं रहूंगा और हर किसी को मेरी हर बात माननी होगी। ये सुनते ही वहां खड़े बाकी साथियों के बीच एक सन्नाटा पसर गया। टीम के कुछ मेंबर्स के चेहरों पर असमंजस और नाजुक से तेवर साफ देखे जा सकते थे। निर्वाण फ्लेम की इस शर्त ने ग्रुप के कुछ लोगों को भड़का दिया। तभी गुस्से से तमतमाया हुआ चेन बो आगे आया। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी और उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो गई थीं। उसने निर्वाणा फ्लेम की तरफ देखते हुए तीखे लहजे में पूछा, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? चेन बो यहीं नहीं रुका। उसने अपनी उंगली उठाते हुए बात को और आगे बढ़ाया, क्या होगा अगर तुम इस फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानते ही ना हो और तुम्हारी वजह से हमारी पूरी टीम मारी जाए, फुल वाइप हो जाए?